चलिए बच्चों, तो शुरू करेंगे हम सेकंड लेक्चर ग्रेविटेशन चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेनली डिस्कशन किया था अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, और हमने ऐसा देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स एफ क्या होता है। फोर्स एफ होता है आपका जी, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट, वन इज ऑफ मास कैपिटल एम, other object of mass small m, and if they are at distance d. So as per the Newton's law of gravitation, any two object on universe attract each other, right? कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे यूनिवर्स में एक दूसरे को इस तरह से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट? और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance, right? This is what we have learned. Now today's topic is all about the motion under gravity. Today's topic is about the motion under gravity, right? Now in this motion under the gravity topic, we will be mainly learning about two different things, okay? And the very first thing in this case is the object thrown vertically upward, when you are throwing the object vertically upward. And the second case we will learn when you are allowing the object to fall freely, when you are allowing the object to fall freely. ये दोनों केसेस हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ओके? चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री फॉल। पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ देयर इज अ वेरी जनरल एक्सपीरियंस। सपोज मान लेते हैं दिस इज अ मल्टी स्ट्रॉइड बिल्डिंग, राइट? ये एक बिल्डिंग है बड़ा सा, ओके फाइन। एंड इफ यू आर अलाउइंग द ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हियर, व्हाट विल हैपन? आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता जाएगा, है ना? आप सेकंड फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंको और 10वें फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, जो ऑब्जेक्ट को आप 10th फ्लोर से फेंकने वाले हो ना, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स। क्या होना है? ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट होने वाला है, ओके, व्हेन इट मूव्स अंडर द ग्रेविटी, राइट? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट as it moved down. चलिए, कहां से पता चला एक्सेलरेट हुआ वो? बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग as its velocity increase continuously, right? As its velocity increase continuously on moving down, right? ठीक है ना? चलिए, तो नीचे आने पे क्योंकि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है भाई? एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट? ओके, अब पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई? तो दिस एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। सो वेरी फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, बिकॉज जब तक आप ये नहीं समझोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट, तब तक आप फ्री फॉल नहीं समझ पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मोशन of the object thrown vertically upward, right? तो पहले आपको यही समझना है what is the gravitational acceleration, okay? चलिए, तो gravitational acceleration होता क्या? तो suppose this is the earth surface and we know that mass of the earth is capital M, जिसको हम सिंबल लिखते हैं me, right? तो ये me क्या है भाई? me और कुछ नहीं है, this is the mass of earth. me क्या है भाई? me is mass of earth. And let's say we are allowing the object to fall freely. This is some object of mass small m, right? And we are allowing this object to fall freely, right? Now we know that earth and this object will attract each other by this force of gravitation, right? Okay, let's say this is the center of the earth and this object is, let's say from the center of earth this object is at distance d. ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? d जितने डिस्टेंस के ऊपर है। अगर ये ऑब्जेक्ट, this object is at a distance d from the surface of the earth, right? So what we can write? We can write the force between these two objects. Force between, किसके बीच का force है भाई? This is the force between the earth and the object. Earth and object कितने हाइट के ऊपर है? Object at distance, we can write object at distance d from center, राइट? तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला जस्ट हमने पढ़ा है जी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द अर्थ, तो वी विल राइट मास ऑफ अर्थ। सेकंड ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी स्क्वायर।
Right, now consider when the object is very close to the earth's surface, what will happen? So we can write here, if object is very close, if the object is very close to the surface of earth, if the object is very close to the surface of earth, so we can write distance of the object from the center is equal to radius of earth. अगर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर इस तरह से हुआ, ये अर्थ सरफेस है और अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है, राइट, ओके, तो वी कैन से कि सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है, इट इज क्वाइट नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. कह सकते हैं ऐसा हम, राइट, कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के बहुत पास है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, दैट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो इन दिस फॉर्मूला, what we are going to put in this formula, we will put this d equal to re. Instead of the distance d, we will put this re. So this is going to be radius of the earth square. Now we know that this, due to this gravitational force, object is under the acceleration, है ना. इस gravitation force की वजह से ये जो object है ना, this object is under the acceleration. Object कहाँ है भाई? Object is under the acceleration, right, because उसका speed continuously बढ़ता जाएगा. And whenever there is acceleration, from the Newton's second law of motion, we can write F is equal to mass into acceleration. I can cancel out this mass from both the side, right. Force F is equal to mass into acceleration. We can use it from the Newton's second law of motion, and from here we will get this acceleration, and this acceleration is provided by the gravity. Okay, तो इसको हम कहते हैं बच्चों, this acceleration which is provided by the gravity, we call it as a small g. क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं स्मॉल जी. तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. ये मास कट हो चुका है, राइट. दिस मास इज कैंसल, आप देख सकते हो ऊपर ही. सो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, राइट. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ. अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है हर एक ऑब्जेक्ट को? दैट इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, राइट. और अब जब आप मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे ना इस फॉर्मूला में, सो यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना होगा बच्चों? ये वैल्यू होगा आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितना आपका वैल्यू होगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी टू एनी ऑब्जेक्ट, राइट. ग्रेविटी इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को. बोलो, इतना समझ में आया आपको? राइट, इतना आपको समझ में आया सबको? ठीक है, चलो तो इसको पहले फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे क्विकली, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्विकली. चलिए, आई विल जस्ट शेयर सेव इट एंड आई विल लेटर आई विल शेयर इट विथ यू, राइट. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, फ्रॉम वेयर इट okay. Now, so we have seen that any object will be under the acceleration due to the gravity, and that acceleration of the gravity is 9.81 meter per second square, right. And this gravitation acceleration will always act in vertically downward direction, right. अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ही खींचने वाला है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ही खींचने वाला है, राइट. ओके, now let's talk about the first case. अब पहले केस की हम बात करते हैं. So the very first case is, we can say this is the case of free fall. What is this case? This is the case of the free fall. So now let's see what we will do in the case of free fall, right. तो अगर हम free fall case की बात करेंगे ना, right, तो let's consider this is the earth surface, and from this particular height, let's say height h पर से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरा. So we can say that if object is falling freely, if the object is falling freely from height h, अगर ऑब्जेक्ट हाइट h से फ्री फॉल कर रहा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इनिशियली वी हैवंट गिवन एनी वेलोसिटी, हमने तो खाली ऑब्जेक्ट को छोड़ा था. We haven't thrown the object, we have just left the object. The initial velocity of the object is 0 meter per second. Now throughout the motion, the object will perform the motion under the gravity. So throughout the motion, the acceleration will be provided by the gravity g.
राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यार acceleration is provided by, here the acceleration is provided by gravity. So I will write here acceleration is equal to gravity j, जिसका वैल्यू हम रखेंगे 9.8 when it is necessary in numerical. ओके चलिए, मुझे पहले ये फाइंड करना है कि when this object will strike the ground, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराएगा जमीन पे, तो कितने स्पीड में वो टकराएगा जमीन पे. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू फाइंड. राइट, तो फर्स्ट आई विल फाइंड द स्पीड with which the speed with which object strikes the ground. Speed with which object strikes the ground. Okay, so can I say the object is moving under the acceleration gravity which is constant throughout. So this acceleration is definitely constant throughout. So can we use the formula of constant accelerated motion? As I want to find the final velocity v of the object, right? So I can use the simple formula v square minus u square is equal to 2as. Let me use this formula. Right, now final velocity we want to obtain. Initial velocity is 0. You can see here we haven't given any initial velocity. The initial velocity is 0. Acceleration is provided by the gravity, so we'll put g here. And what distance object need to cover to reach the ground? तो as the object is left from the height h, अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट से आपने छोड़ा है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को s जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. h जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को h जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जमीन पे वापस आने के लिए. तो द डिस्टेंस covered by the object is equal to height from where you have left the object. Right, so what I have obtained is, I have obtained here v square is equal to 2gh. V square is equal to 2gh. So from here, can I write that velocity with which the object will strike the ground is equal to under root 2gh? Surely we can write this, right? So the velocity with which the object will strike the ground is equal to under root 2gh. अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ते हो तो ऑब्जेक्ट जमीन पे टकराएगा तो उसका स्पीड होगा अंडर रूट 2gh. कितना स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का? अंडर रूट 2gh जितना स्पीड होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग, वी वांट टू फाइंड इन व्हाट टाइम द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. सेकंड, इन व्हाट टाइम योर ऑब्जेक्ट will strike the ground. In what time the object will strike the ground? कितने टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पे स्ट्राइक करेगा. राइट, तो आई वांट टू फाइंड द टाइम. सो आई कैन आई यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस d इक्वल टू ut plus half at square. Again, what distance your object need to cover as it want to strike the ground? It need to cover this distance of the height h, जहां से वो गिरा है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू height h. Initial speed is 0 into t, half into acceleration is provided by the gravity into time square. So we can say h is equal to half into gt square. चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 2h डिवाइड बाई g is equal to t square. On simplifying we will get this t equal to under root of 2h by g. क्या आएगा आपका? आपका आ गया ये t equal to under root of 2h by g. So after this time your object will fall on the surface. इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट सरफेस पे गिरेगा. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों. पहला ये फॉर्मूला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट h, कितने स्पीड के साथ वो जमीन पे टकराएगा, दैट इज अंडर रूट 2gh. दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड सेकंड फॉर्मूला इज कितने टाइम के बाद वो जमीन पे टकराएगा, दैट इज अंडर रूट 2gh. दैट इज अंडर रूट 2gh. कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जमीन पे टकराएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh. राइट, आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू. ठीक है ना? चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, अब सेकंड केस की बात करेंगे बच्चों. व्हाट इफ वी थ्रो द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड. अब ये देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है सेकंड केस. इट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. आपको पता होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है
वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और फिर वहां से नीचे आ जाएगा। तो लेट्स कंसीडर दिस इज द सरफेस, और यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ऊपर की तरफ बच्चों को ऑब्जेक्ट अपने आप तो जाता नहीं है, आपको उसको स्पीड दे के फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्पीड दिया उसको u, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड u, राइट। चलिए ऑब्जेक्ट को हमने u स्पीड से ऊपर फेंका। अब सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना वैसे वैसे वो धीमा पड़ता जाएगा, और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, लेट्स से ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां तक आपका ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा और फिर यहां से वापस वैसे नीचे गिर जाएगा, राइट। सो वी कैन से कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा वैसे वैसे स्पीड उसका कम होने वाला है, और जब वो ये टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसका स्पीड हो जाता है 0, और फिर वहां से उसको वापस रिटर्न आना पड़ता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एज ऑब्जेक्ट मूव्स upward, as object moves upwards, its velocity decrease, right? And at the topmost point, we can say ये वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाएगा। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम 0। बस तो यहीं से हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट। अब मुझे क्या क्या इंटरेस्ट है, तो बच्चों मुझे पहला इंटरेस्ट है कि ऑब्जेक्ट को अगर फेंका है तो ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक जाएगा, आपको भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ऊपर तक पहुंचेगा, और कितने टाइम में ऑब्जेक्ट वापस आपके पास आ जाएगा। तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, टू बी फाउंड। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, कितने हाइट तक जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सेकेंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड टाइम टू रीच द टॉप, that's the second thing you want to find, कितने टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। एंड द थर्ड थिंग दैट यू वांट टू फाइंड इज टाइम टू रिटर्न, कितने टोटल टाइम में वो रिटर्न आपके हाथ में आ जाएगा। दिस 3 थिंग्स वी आर सपोज टू फाइंड। चलिए तो पहले डेटा लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल स्पीड है ऑब्जेक्ट का, जिसको हम कहते हैं u, यहाँ पे भी वो u ही है, बिकॉज आपने ऑब्जेक्ट को u जितने स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो जो ऊपर की तरफ होने वाला है वो सब प्लस करेंगे, और जो जो चीजें नीचे की तरफ होगा ना उसको हम यहाँ पे सिंबल में माइनस रखेंगे, राइट। ओके, तो u आपने ऊपर की तरफ फेंका तो विल कीप दिस u पॉजिटिव। चलिए एक्सेलरेशन कौन देगा यहाँ पे बच्चों, तो एक्सेलरेशन देना है ग्रेविटी को, और तो कोई है नहीं। एंड वी नो दैट ग्रेविटी एक्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगता है भाई, ग्रेविटी लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमने देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लिया है नेगेटिव, तो ये आपको रखना पड़ेगा नेगेटिव, राइट। चलिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर तक पहुंचना है तो उसको डिस्टेंस कितना काटना है, तो उसको डिस्टेंस काटना है h जितना। तो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस काटना है h जितना, ऊपर की तरफ जाना है ना ऑब्जेक्ट को, तो डिस्टेंस भी कैसा रहेगा भाई आपका, पॉजिटिव रहेगा। चलिए पहले फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। हाँ, एक और चीज में रह गया, जब टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, देख सकते हो आप टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होता है भाई 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0, राइट। फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। चलिए तो इतना डेटा हम यूज करके ये सारे फॉर्मूला जब भी बना लेंगे विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर हम ये तीनों फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए मैक्सिमम हाइट, सो लेट मी यूज दिस फॉर्मूला, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का थर्ड फॉर्मूला। चलिए टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों 0, तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड आपने u दिया था तो कीप इट u ओनली। 2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रहा है ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो माइनस g करेंगे। डिस्टेंस काटना है उसको h जितना, तो विल कीप इट h ओनली। तो ये हो गया आपका बच्चा लोग माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh। चलिए माइनस माइनस साइन कट करेंगे दोनों तरफ से। आपको चाहिए था हाइट, देखो आ गया आपका हाइट इज इक्वल टू u² बाई 2g।
क्या आ गया बच्चों, ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया, हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो ऑब्जेक्ट इतने हाइट तक पहुंचेगा अगर आपने ऑब्जेक्ट को u जितने स्पीड से ऊपर फेंका तो। इफ यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट विद स्पीड u इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट विल कवर द टोटल हाइट ऑफ u स्क्वायर बाई 2g। चलो नाउ टाइम टू रीच द टॉप, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा। तो लेट मी यूज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी। चले टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितना है, 0। राइट, इनिशियल स्पीड कितना था बच्चों आपका, u जितना था। एक्सेलरेशन दे रहा था यहाँ पे ग्रेविटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -g। टाइम हमें फाइंड करना है। राइट, तो ये मेरा हो गया बच्चों u इक्वल टू जी टी। मैं -gt वाले टर्म को सामने लूंगा, +gt हो जाएगा। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज u बाई जी। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u बाई जी। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u बाई जी। तो ऑब्जेक्ट u बाई जी जितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, चले कितने टाइम में रिटर्न होगा। तो उस टाइम ऑफ रिटर्न को हम लिखेंगे कैपिटल टी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने का टाइम है टी, उतने ही टाइम में उसको वापस नीचे भी आना है। तो टोटल कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा, टी प्लस टी, 2t टाइम के लिए। बहुत सिंपल है, जितना टाइम ऊपर जाने में, अगर ऊपर जाने में बच्चों उसको टी टाइम लगा तो वापस नीचे आने में भी उसको टी टाइम ही लगने वाला है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस टी, दैट इज 2t, दैट इज 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है, u बाई जी। तो इतने टाइम के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ रहना है बच्चा लोग, हवा में रहने वाला है। इतने टोटल टाइम के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, हवा में रहता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, तो इतने फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ऊपर फेंकने वाले ऑब्जेक्ट में हाइट कितना मिलेगा आपको, u स्क्वायर बाई 2g फर्स्ट फॉर्मूला। कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचेगा, u बाई जी। कितने टोटल टाइम तक हवा में रहेगा, दैट इज 2 टाइम्स u बाई जी। Right, so this is the case when the object is thrown in vertically upward direction with some velocity u. Okay, with some velocity u. Right, and I hope that it is very clear to you. Okay, मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही क्लियर हो चुका है अभी ये जो मैंने टॉपिक कराया वो। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आपको ये जितने फॉर्मूला है ना वो अच्छे से समझ लेने हैं, नोट्स लिख लेना है इसका बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे इसको खत्म करने जा रहा हूं। मिलेंगे हम वापस आपके अगले क्लास के अंदर। ओके, चलिए, जस्ट